नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र की दुनिया में। ये कला और साहित्य को समझने का एक बहुत ही गहरा और कहना चाहिए पुराना तरीका है। और हाँ, ये कोई बोरिंग एकेडमिक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये उस जादू को समझने की चाबी है जो कोई भी कला हम पर कर जाती है। कभी सोचा है कि कोई कहानी पढ़ते हुए या कोई फिल्म देखते हुए अचानक आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, या फिर कोई सीन देखकर हम क्यों जोर जोर से हंस पड़ते हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब ने महसूस किया है ना? तो आज हम इसके पीछे के विज्ञान को, इसके रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, सोचिए, हजारों साल पहले जब पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु अपने विचार रख रहे थे, ठीक उसी दौर में भारत में ऋषि मुनि साहित्य के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पुरानी और समृद्ध परंपरा की। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस सफर की शुरुआत होगी सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से, और वो है रस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सीधा ताल्लुक कला से मिलने वाले भावनात्मक अनुभव से है। अच्छा, इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो जैसे किसी फल का रस होता है या किसी लजीज खाने का स्वाद होता है ना? बिल्कुल वैसे ही कला का भी एक रस होता है। ये वो सबसे ऊंचे दर्जे का आनंद है, वो मजा है जो हमें किसी शानदार आर्ट पीस को देखकर, सुनकर या पढ़कर मिलता है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ये जो रस है ना, ये कहानी के कैरेक्टर का कच्चा इमोशन नहीं है कि अगर वो दुखी है तो हम भी दुखी हो गए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा एक यूनिवर्सल एहसास है। मिसाल के तौर पर, जब कोई दुख भरी कहानी देखी जाती है तो हमें पर्सनली दुख नहीं होता, बल्कि हम करुणा के रस का आनंद लेते हैं। ये एक अलग ही लेवल का एक कंटेम्पलेटिव स्टेट ऑफ ब्लिस है। और ये है रस का पूरा फ्रेमवर्क। महान भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में इन 9 स्थायी भावों यानी परमानेंट मूड्स की पहचान की थी और बताया था कि कला में ये कैसे 9 अलग अलग रसों में बदल जाते हैं। जैसे रति यानी प्रेम से बनता है श्रृंगार रस, शोक यानी दुख से बनता है करुण रस। ये कितना शानदार तरीका है ये दिखाने का कि कैसे हमारे रोजमर्रा के इमोशंस कला में जाके एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो ठीक है, रस वो एहसास है जो हमें मिलता है, पर सवाल ये उठता है कि ये एहसास पैदा कैसे होता है? वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इसे बनाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका जवाब छिपा है ध्वनि के कॉन्सेप्ट में। 9वीं सदी के एक बहुत बड़े थिंकर हुए आनंदवर्धन, और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उनका कहना था कि किसी भी कविता की असली जान, उसकी आत्मा सीधे सीधे कहे गए शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस गूंज में होती है, उस सजेशन में होती है जो वो शब्द हमारे मन में पैदा करते हैं। तो देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं। एक है लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ, जो शब्द साफ साफ कहते हैं। इसे आप टेक्स्ट की बॉडी या शरीर कह सकते हैं। लेकिन फिर आता है ध्वनित अर्थ यानी सजेस्टेड मीनिंग। ये वो अनकही बात है, और यही टेक्स्ट की आत्मा है। जो महान साहित्य होता है ना, वो चम्मच से सब कुछ नहीं खिलाता, वो तो बस इशारा करता है और हमें महसूस करने और समझने के लिए छोड़ देता है। तो हमने बात की इमोशन की यानी रस की, और फिर बात की सजेशन की यानी ध्वनि की। अब आते हैं उन टूल्स पर, उन औजारों पर जिनका इस्तेमाल एक लेखक करता है, और इन्हें कहते हैं अलंकार। अलंकार को आप भाषा के गहने या आभूषण समझ सकते हैं। जैसे गहने किसी की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अलंकार किसी कविता या कहानी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इनका असली काम तो मतलब को और गहरा करना है और आखिर में रस पैदा करने में मदद करना है। और इस परंपरा की गहराई का अंदाजा लगाना है तो बस ये सुनिए। अप्पय दीक्षित जैसे पुराने जानकारों ने 125 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के अलंकारों की लिस्ट बनाई है। जरा सोचिए, ये भाषा के हर छोटे बड़े पहलू का कितना डिटेल्ड एनालिसिस है। कमाल है। और इनमें से कई नाम तो सुने सुने से लगेंगे, जैसे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। ये सब अलंकार के ही तो उदाहरण हैं। ये वो खास टेक्निक्स हैं जिन्हें लेखक इस्तेमाल करता है ध्वनि बनाने के लिए, और जिससे आखिर में रस पैदा होता है। चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। अब देखते हैं कि ये तीनों चीजें, रस, ध्वनि और अलंकार, एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। क्योंकि ये अलग अलग थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के 3 जरूरी हिस्से हैं। ये पूरा कनेक्शन बहुत ही सुंदर है। समझिए कि एक फ्लो है।
सबसे पहले लेखक अलंकार का इस्तेमाल करता है, जो कि कला का शरीर है। ये शरीर फिर ध्वनि को जन्म देता है, जो कि उसकी आत्मा है। और फिर यही आत्मा हम सबके अंदर रस को, यानी उस परम अनुभव को जगाती है। तो शरीर से आत्मा तक और आत्मा से अनुभव तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारतीय काव्यशास्त्र हमें कला को एनालाइज करने का एक होलिस्टिक मॉडल देता है। ये सिर्फ टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि कैसे लेखक की टेक्निक, कहानी का मतलब और पढ़ने देखने वाले का अनुभव, ये सब मिलकर एक खूबसूरत सिस्टम की तरह काम करते हैं। और आखिर में एक सवाल, या कहिए एक सोच, कि ये प्राचीन फ्रेमवर्क आज किसी किताब को पढ़ने या कोई फिल्म देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? अगली बार जब किसी कहानी से सामना हो तो सिर्फ स्टोरी लाइन पर ही नहीं, उन अलंकारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है जिनका इस्तेमाल हुआ है। उस अनकहे अर्थ, उस ध्वनि को महसूस किया जा सकता है और पहचाना जा सकता है कि आखिर कौन सा रस जगाने की कोशिश हो रही है। शायद ये कला को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दे दे।